डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हेलो किसान में, जिसमें हम खास तौर पर कृषि से जुड़े हुए अहम विषयों पर चर्चा करते हैं। साथ ही आप भी फोन इन कार्यक्रम होने की वजह से हमारे साथ इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं फोन लाइन के जरिए, और हमारे खास मेहमानों से आप सवाल पूछ सकते हैं, उनसे सुझाव ले सकते हैं जो कि कृषि से संबंधित होती है। तो ऐसे में हम खास तौर पर हर दिन एक खास विषय चुनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के विषय के बारे में बता दें। आज का विषय है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। जी हाँ, बहुत ही अहम ये विषय है और लगातार आप इसके बारे में जिक्र सुन रहे होंगे। तो इसके बारे में तमाम जानकारियां चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-113060 या फिर 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और आप सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, तो आपका परिचय हम करा देते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रणधीर सिंह, जो कि सहायक महानिदेशक है कृषि विस्तार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे अगले मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर खेमचंद, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है कृषि अर्थशास्त्री, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि लगातार बताया जा रहा है कि देश में जो कृषि क्षेत्र है उसमें आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा और कृषि क्षेत्र में काफी सुधार आ जाएगा इस अधिनियम की वजह से। तो क्या खासियतें हैं इस अधिनियम की, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर रणधीर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि क्या खासियत है, क्या मुख्य बातें हैं इस अधिनियम के तहत। अगर सरल भाषा में बात करें जी तो कृषक व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम को तो एक देश एक बाजार है जी। इसमें किसान एवं व्यापारी कृषक मंडी के बाहर अगर खरीद फरोख्त करना चाहें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तो वो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं जी। और अपने जो उत्पाद को यदि वो बाहर बेचते हैं एपीएमसी मंडी के बाहर, तो उस पर कोई सेस नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं लगेगी। और जो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो भी कम लगेगा जी, या नहीं के बराबर लगेगा। दूसरा ये कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग है नाम की जब हम बात करते हैं तो उस पे भी यदि किसान भाई चाहे तो उसके थ्रू भी अपने उत्पाद को वो बेच सकता है जी। पहले एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या विद इन स्टेट भी जब उत्पाद बेचनी होती थी तो थोड़ी समस्याएं रहती थी, लेकिन इस एक्ट के तहत वो अपने राज्य में बेचना चाहे तब भी बेच सकते हैं, दूसरे राज्य में बेचना चाहे तभी भी बेच सकते हैं। वो किसी भी रिटेलर को बेच दें, प्रोसेसर को बेच दें, या दूसरे जो व्यापारी हैं एक्सपोर्टर्स हैं उनको बेचना चाहें तो उनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं और उनको अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। इससे किसानों को काफ़ी फायदा है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कई बार बात करते हैं किसान भाई की शायद समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर भी आगे बात करेंगे और वो तमाम तथ्य जो कहे जा रहे हैं इनके बारे में भी आज विस्तार से चर्चा करेंगे। खासतौर पर इस अधिनियम की बात करें डॉक्टर खेमचंद, तो जैसा कि डॉक्टर रणधीर ने हमें यहाँ पर बताया है कि एक राष्ट्र एक बाजार की ओर तेजी से हम आगे बढ़ेंगे इस अधिनियम की वजह से, और वहीं 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का लक्ष्य भी हमारे सामने है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी ये अधिनियम बहुत जरूरी था। तो क्या मानना है आपका, जो किसान है उनको वाजिब भाव मिले, उनकी आमदनी बढ़े, ये कैसे सुनिश्चित होगी इस अधिनियम के जरिए? जैसा कि डॉक्टर रणधीर सिंह जी ने बताया, एक राष्ट्र एक बाजार की बात कही,
जी। हमारा देश बहुत विशाल देश है और विभिन्न जलवायु वाला क्षेत्र है, जिसमें अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरह के कृषि उत्पाद पैदा किए जाते हैं, लेकिन उस चीज की डिमांड उस राज्य में इतनी नहीं होती, उसको बाहर भी हमें भेजना पड़ता है, अलग राज्य में उसकी डिमांड होती है। जी। अभी इस अधिनियम के, इस नए कानून के बदलने से पूरा मार्केट, जो कंट्री का, पूरा देश का बाजार जब एक हो गया है, इसमें किसी भी प्रदेश का कोई प्रोसेसर, कोई होलसेलर वैल्यू चेन एस्टेब्लिश कर सकता है और किसान से सीधा संपर्क कर सकता है। इसमें 10,000 एफपीओ की बात भी कही गई है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे हम बात करते हैं छोटे किसान की या जो मार्जिनल फार्मर, सीमांत किसान हमारे जो है, जिनको एक अच्छा मार्केट नहीं मिल पाता है, वो सक्षम नहीं होते ट्रांसपोर्ट खर्चा वहन करने के लिए, मार्केट में आने के लिए। जब हम एक कंटेंट फार्मिंग की बात करते हैं या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं कि वो सीधा किसानों से मिलेगी और उसमें एफपीओ भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो किसानों को अपने एरिया में एक एग्रीमेंट के थ्रू वो एक प्री डिसाइडेड, एक पहले से एग्रीमेंट हो जाएगा, उसमें एक निश्चित दाम पर निश्चित क्वालिटी का माल जो है वो बेच सकेगा। किसानों को अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलेगा और जो हमारा प्रसंस्करण इकाइयां जो है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो इस अभाव में कि हमें माल मिलेगा नहीं मिलेगा, वो उस पार्टिकुलर एरिया में नहीं आ पाती है या ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो वो भी वहाँ इंडस्ट्री आएगी, एक वैल्यू चेन डेवलप होगी, एक स्टेट का सामान दूसरे स्टेट में आसानी से चला जाएगा और एक अच्छा बाजार। उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ेगा इन अधिनियम की वजह से, जो परिवर्तन आएंगे इससे। इसके बारे में विस्तार से आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 6 वर्षों में कृषि और किसानों के विकास के लिए काफी सराहनीय कार्य किए हैं। कृषि और किसान हमेशा से ही सरकार की प्राथमिकताओं में रहे हैं और इसी का परिणाम है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। ये किसानों की भलाई के लिए लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। इसी अधिनियम के माध्यम से किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम के जरिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इससे न सिर्फ किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज को बेचने और खरीदने की आजादी मिली है, बल्कि वैकल्पिक व्यापार चैनल उपलब्ध होने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे और अंतर्राज्यीय व राज्य में व्यापार सरल होगा। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाए। ये अधिनियम मूल्य के संबंध में व्यापारियों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों को सशक्त बनाएगा। इस अधिनियम के कई फायदे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में उपज खरीदने बेचने के लिए किसानों व व्यापारियों को अवसर की स्वतंत्रता मिलेगी। लेन देन की लागत में कमी और मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, शीतगृहों, वेयर हाउसों और प्रसंस्करण यूनिटों पर व्यापार के लिए अतिरिक्त चैनलों का सृजन। इनके साथ ही किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों और संगठित रिटेलरों के एकीकरण से मध्यस्थता में कमी आएगी। ये अधिनियम कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। इससे खेती किसानी में निजी निवेश होने से विकास में तो तेजी आएगी ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रणधीर, इस अधिनियम के तहत जो सबसे पहली बात आती है वो ये आती है कि जो एपीएमसी की मंडियां हैं, जहां पर किसान आमतौर पर इससे पहले जाया करते थे अपनी उपज को लेकर, अब वो उसके बाहर भी किसी को भी अपनी जो उपज है वो बेच सकते हैं। तो एपीएमसी मंडियों में जो व्यवस्था थी उसके इतर ये एक व्यवस्था बनाई जा रही है। इससे किसानों को सीधे सीधे क्या लाभ होने जा रहे हैं? अब तक क्या होता आया था, अगर वो मंडी के बाहर बेचना चाहता था तो फिर उसके सामने किस तरह की समस्याएं आती थी और जिसका निवारण इस अधिनियम के तहत किया गया है, ये सरल भाषा में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, किसानों के पास पहले एक ही विकल्प था आमतौर पे कि एपीएमसी के अंतर्गत ही वो अपनी उत्पाद को बेचते थे, लेकिन अब सरकार ने इसको खोल दिया है। व्यापारी डायरेक्टली किसान से परचेज कर सकते हैं जी। और मंडी के बाहर
वो आपस में एक इकोसिस्टम तैयार हो गया है। व्यापारी के बीच और किसान के बीच दोनों स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और जब किसान मंडी के बाहर बेचता है तो उस पर कोई सेस फी वगैरह या कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता जी। तो और जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के चार्जेस हैं वो भी उस पर नहीं लगते। उसका वहन व्यापारी वर्ग उठाता है। अच्छा। और जो एक्सपोर्टर्स हैं यानी कि जो खरीदार होगा वही उसका वहन करता है जी। इसके तहत क्योंकि दोनों स्वतंत्र हैं और अगर व्यापार वाकई बढ़ाना है, एक राज्य से दूसरे राज्य में लेके जाना है, तो जो प्राइस का डिफरेंसेस है वो काफी कम हो जाएगा। और जब आप कहीं भी बेच सकते हैं, जहां भी आपको अच्छा दाम मिलेगा, आप अपनी फसल को वहां बेच सकते हैं। तो इससे आमतौर पे जब हम डबलिंग फार्मर इनकम की बात करते हैं, तो जब आप कहीं भी अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, आप वहीं बेचेंगे जहां आपको फायदा होगा। तो स्वाभाविक है देश भर की मंडियां आपके लिए अब खुल गई हैं। आप अपने राज्य में बेचना चाहें वहां बेच सकते हैं, स्वतंत्र हैं। आप अपने राज्य के बाहर जाके बेचना चाहें आप वहां बेच सकते हैं। तो कुल मिला के किसान स्वतंत्र है और इसमें उसको जो अपनी उपज का जो दाम है, जो कीमत है, उसको उसी दिन मिल जानी चाहिए, मिल जाती है, या 2-3 दिन के अंदर ही उसको रसीद। जो भुगतान की व्यवस्था उसके बारे में भी आगे हम समझेंगे, लेकिन इस बीच डॉक्टर खेमचंद मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि बातचीत हो रही है कि इस अधिनियम के तहत जो है वो अवसर की स्वतंत्रता किसानों को मिलेगी, यानी कि जो अधिकार है ये तय करने का कि उसे कहाँ बिक्री करनी है, ये अधिकार खुद किसानों के पास होगा। विकल्प नहीं थे, अब विकल्प होंगे। तो जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम उपज रहता है, उनके लिए ये किस तरह से फायदेमंद होगा? उनके सामने किस तरह के विकल्प अब खुल जाएंगे? जो छोटे किसान हैं उनके लिए ये अधिनियम मैं कहता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक क्या होता था कि छोटे किसान अपना ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं होने की वजह से गांव में बहुत कम दाम पर अपना उत्पाद बेच देते थे। जी। मंडी में लाने की ताकत उनके पास में नहीं थी। अभी सरकार ने व्यवस्था की है, जो FIG है, ग्रुप्स है, या FPO बनाने की बात सरकार 10,000 FPO की बात कह रही है। इसमें खास करके हमारे जो छोटे सीमांत किसान है, महिला किसान जो है, उनके समूह बनाने की बात कही गई है, जिससे कि जो उत्पाद है वो बड़ी मात्रा में सब किसानों के मिल के हो जाएगा। और कोई भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या कंपनी जब आएगी तो उनको खरीदने के लिए भी एक बहुत बड़ा माल जो है एक जगह से मिल जाएगा, जो पहले एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इससे उनको दाम भी अच्छा मिलेगा और जब समूह में वो लोग इसको सेल करेंगे तो उनको कुछ इनपुट्स भी, जो कंपनियां जब एग्रीमेंट करेंगी तो अच्छी खेती करने के लिए इस अधिनियम में अच्छे इनपुट की बात भी कही गई है। अच्छा बीज मिलेगा, अच्छी तकनीकी जानकारी भी इन किसानों को मिलेगी, जिससे उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादकता खेत में बढ़ेगी और अच्छा दाम भी मिलेगा। जब अच्छा उत्पादन होगा, अच्छा दाम मिलेगा तो उनका आय भी बढ़ेगी, जो एक सपना है 2022 में प्रधानमंत्री जी का। डॉक्टर खेमचंद माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर हम ले लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मदन लाल जी जुड़ गए हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। मदन लाल जी, स्वागत है आपका। और आपसे गुजारिश रहेगी सबसे पहले कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, फोन के जरिए ही बातचीत करें। जी जी। हाँ मैम, नमस्ते मैम। जी नमस्कार सर। मैं सब पूछ रहा हूँ मैम के अपने केंद्र सरकार निर्धारित करती है NSP का मूल्य, और अपने यहाँ जैसे भी तौल भी शुरू नहीं हुआ मकई की फसल का। जी आपकी जो आवाज है वो साफ नहीं मिल पा रही है, एक बार कृपया फिर से दोहरा दे। मक्के की फसल है आपकी? हाँ मैम, जैसे मक्के की फसल है अभी हमारे पास में, ठीक है, तो केंद्र सरकार NSP का मूल्य निर्धारित कर रखा है जी। तो वो केंद्र सरकार NSP जैसे हमारे इधर अभी तौल भी शुरू नहीं किया है। जी डॉक्टर रणधीर, अगर आप इनका सवाल समझ पाए हो तो। थोड़ा केंद्र सरकार ने NSP तय किया है जहां तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य हर फसल के सरकार ने तय किए हैं, मक्का के भी तय किए हैं। और जैसे किसानों को आशंका रहती है कि इसको सरकार खत्म कर देगी, तो ऐसा नहीं है। और आपकी जो उत्पाद है वो कम से कम
न्यूनतम समर्थन मूल्य पे परचेज की जाएगी। जी ठीक है। तो जो एपीएमसी मंडी है या जो सरकारी एजेंसियां हैं वहां पर तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदारी होती है, लेकिन अब जब मंडी के बाहर किसान बेचेंगे तब ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका लाभ भी किसानों को मिलता रहे? देखिए, किसान के पास दोनों ऑप्शन है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो एपीएमसी के अंदर वो बेच ही रहा है। जी जी। वो बाहर क्यों बेचेगा? यदि उसको कम मूल्य मिलेगा तो वो नहीं बेचेगा जी। वो ऑनलाइन ट्रेडिंग भी तभी करेगा जब उसको हायर प्राइस मिलेगा। मंडी के बाहर भी तभी बेचेगा जब उसको हायर प्राइस मिलेगा। तो किसान जागरूक है, जानता है, और कोई भी अपने उत्पाद को अच्छे दाम पे ही बेचना चाहेगा, वो चाहे मंडी के अंदर बेचे या मंडी के बाहर। जब उसको उचित मूल्य मिलेगा, बाहर अगर अच्छा मूल्य मिलेगा तो वो बाहर जाएगा। यदि मंडी के अंदर उसको मिलता है न्यूनतम समर्थन मूल्य तो उस पे बेचेगा वो। बिल्कुल। तो ये लगातार बताने की कोशिश की जा रही है किसानों को कि धीरे धीरे जो सरकार है वो एमएसपी खत्म करना चाहती है। तो ये जानना बेहद जरूरी है किसानों के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका लाभ लगातार किसानों को इसी तरह से मिलता रहेगा, और इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आने जा रहा है नए कानूनों के आने के बाद भी। बहरहाल इस तरह से हमारी चर्चा जारी रहेगी, और फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, और इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। जी हां, सरकार ने हाल ही में 3 नए कानून बनाए हैं कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, और उन्हीं में से एक है ये कानून। इसके अलावा भी और भी 2 कानून आए हैं, और वो भी सीधे सीधे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाए गए हैं, और किस तरह से इनका फायदा आपको होगा आने वाले समय में, और आप किस तरह से इन कानूनों का लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से हमारी चर्चा जारी है। अगर आपके मन में किसी तरह की शंका है और कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और हमारे खास मेहमानों से आप जवाब ले सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर खेमचंद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो अधिनियम आया है जिसके तहत जो किसान है अब मंडी के बाहर भी किसी भी तरह से अपने जो कृषि उपज है उसे बेच सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे सीधे सीधे हो। इसमें जो भुगतान की प्रक्रिया है वो किस तरह की होगी, उसमें किस तरह से पारदर्शिता की व्यवस्था की गई है ताकि जो किसान है उसको किसी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े? इसमें जो अधिनियम बनाया गया है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब भी कोई खरीदार किसान से उसका उत्पाद खरीदेगा तो उसको एक उसकी उत्पाद की रसीद देनी पड़ेगी, जिसमें वो साफ साफ लिखेगा कि किस तरह का उत्पाद है, किस मूल्य पर खरीदा गया, कितना उसका क्वांटिटी कितनी थी। अब उसका जो भी मूल्य होगा उसको तुरंत उसको पे करना है। और इसी तरह से जो एफपीओ बनाने की बात की गई है, एफपीओ के अंदर भी ये प्रोविजन किया गया है कि वो अगर सीधा ही रॉ मटेरियल की तरह उसको सेल कर देते हैं, उसको सेल बेच देते हैं, तो वो विदिन 3 डेज उसको विदिन 3 दिन के अंदर उसका भुगतान कर देंगे। अगर कहीं किसी और एजेंसी को बेच रहे हैं तो 14 दिन के अंदर उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो भुगतान की प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों को जब ये एक प्रैक्टिकल रूप से लागू किया जाएगा, उनको भी निर्देश दिए जाएंगे किसी एजेंसी के थ्रू इसको मॉनिटर करने के लिए, जिससे किसानों को इसको कोई भी
नुकसान नहीं हो। और जब इसमें बहुत तेजी से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जुड़ेगी, जैसे हमारा फल और सब्जियों का व्यापार है, वो इसमें 20 से 25% तक नुकसान हो जाता है, सड़ जाता है। जब प्रसंस्करण इकाइयां प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जुड़ेगी तो एक वहां सेटअप आएगा प्रोडक्शन एरिया के अंदर, ये जुड़ेगी तो उनको स्वाभाविक रूप से उनको अच्छा मूल्य मिलेगा और तुरंत भुगतान भी उनको वहाँ अच्छा मिल जाएगा किसानों को उसी जगह। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर रणधीर, जो किसान हैं, ये कहा जाता है कि उनकी जो कृषि उपज, उनकी खरीद फरोख्त के दौरान लाभ का बहुत सा हिस्सा जो है वो बिचौलियों के पास चला जाया करता था। तो अब जो ये अधिनियम है और ये जो नई व्यवस्था अब पनपेगी, इससे क्या स्थिति बनकर उभरेगी? जो बिचौलिए हैं, जो आड़ती हैं, उनकी स्थिति क्या, उसमें क्या बदलाव आएगा? देखिए, पहले इसमें बिचौलिए थे और स्वाभाविक है जो बीच में आएगा वो भी अपना फायदा लेगा। अब सरकार ने ऐसा अधिनियम लेके आए हैं कि उसमें बिचौलियों की भूमिका बहुत कम है या ना के बराबर है। इसमें डायरेक्टली जो किसान है, चाहे वो एक्सपोर्टर को बेच सकता है, जो रिटेलर्स हैं, बड़े बड़े रिटेलर्स हैं उनको बेच सकते हैं, एग्रीगेटर्स हैं उनको बेच सकते हैं, और जो दूसरे व्यापारी भी हैं उनको डायरेक्टली बेच सकता है। तो जो एक मार्जिन है वो डायरेक्टली किसान को मिलेगा, बजाय इसके कि वो बिचौलियों की जेब में जाए। तो इससे किसानों को फायदा है, बजाय इसके कि सिर्फ बिचौलियों को जो फायदा होता था वो फायदा अब किसानों तक पहुंचेगा। बिल्कुल, जो सीधा सीधा लाभ है वो सीधे किसानों की जेब में ही जाएगा। और इसके साथ ही डॉक्टर खेमचंद, जो एक और जो अधिनियम है उसके बारे में भी यहाँ पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जी, स्वागत है आपका, बताएं अपना नाम, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? हेलो। हेलो जी, प्रभाष जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से। जी प्रभाष जी, बताइए क्या आप जानना चाहते हैं आप? हाँ, हेलो जी प्रभाष जी, आप सुन रहे हैं हमें? हाँ हाँ जी, टीवी की आवाज बंद रखिएगा, सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत कीजिएगा। पूछिए सवाल। हाँ, हम कह रहे हैं कि इस अधिनियम में हम लोगों का बीज का जो रेट है मार्केट में। जी हेलो। जी जी, अभी जो है मार्केट में हम लोगों का धान जो है 10 रुपया है। ठीक है। हाँ, तो इसको हम अधिक से अधिक रेट में बेचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, डॉक्टर खेमचंद, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे को प्रश्न समझ में नहीं आया। उनका कहना है कि जो मार्केट रेट है, अगर वो धान का 10 रुपए है, तो वो अधिक से अधिक में अगर बेचना चाहे अपने धान के फसल को, तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं, मार्केट में पहली बात तो जो ये धान की बात कर रहे हैं उसका एक न्यूनतम मूल्य जो है एमएसपी है वो डिसाइड सरकार ऑलरेडी कर चुकी है, उससे नीचे इसका नहीं जाता। दूसरा, ये समस्या जो है देश के अंदर, जो जहां पर सरकारी एजेंसियां जो किसान का अनाज क्रय नहीं करती हैं, उसमें किसान सिर्फ मंडियों पर ही निर्भर रहता था। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए ही नया अधिनियम बनाया गया है, जिसमें उस मंडी से बाहर भी ट्रेड को खोला गया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा खरीदार जो है वो कंपटीशन में आ जाएं। और ये समस्या अभी किसानों को जो वो भुगत रहे हैं कि उनको कम मूल्य मिलता है, एमएसपी से भी मूल्य कई बार बाजार में कम चला जाता है। उस समस्या को दूर करने का, उस समस्या का कारण ये था कि खरीदार कम थे, मंडी में बहुत लिमिटेड खरीदार होते थे। अब जब पूरा मार्केट ही खोल दिया गया है, जैसे आप दूध की बात करें, दूध में सहकारी एजेंसी अमूल है, मदर डेयरी है, बहुत सारी राज्य सरकार में अलग अलग राज्य सरकारों में अलग अलग दूध की एजेंसियां जो दूध क्रय करती हैं। इसके अलावा प्राइवेट दूधिया भी दूध खरीदते हैं, एक मार्केट ओपन है दूध की। ऐसे ही जब मंडियों को खोला गया है, एक और खरीदार भी मंडी के बाहर आएंगे, तो आपस में कंपटीशन होने की वजह से ये समस्या जो ये कह रहे 10 रुपए में है, नेचुरली उनको उससे ज्यादा दाम मिलेगा और एमएसपी के बराबर या उससे ज्यादा भी मिल सकता है। जी जी बिल्कुल। और ऐसे में जबकि समस्या कई बार ये आ जाती है कि जो भाव है वो बिल्कुल टूट जाते हैं और जो किसान है उसको काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो एक और अधिनियम है डॉक्टर रणधीर, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसका उसमें जिक्र किया गया है। मैं चाहूंगी कि आप ये जो अवधारणा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, जिससे संविदा पर खेती भी हम कह सकते हैं, कि पहले से तय हो जाए कि जो उनकी उपज है वो कौन लेगा, कितने में लेगा, तो इससे क्या लाभ होने जा रहा है और किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, अनुबंध खेती काफी इम्पोर्टेंट है किसान भाइयों के लिए भी। किसानों की एक समस्या ये है कि उनको ये पता नहीं होता कि उनकी जो उत्पाद है वो किस रेट में बिकेगी।
जब हम अनुबंध करते हैं जी। व्यापारी के साथ या एक्सपोर्टर के साथ या दूसरों के साथ, तो उसमें हम ये सारी चीजें खोलते हैं। जो किसान है और जो व्यापारी है, व्यापारी उसको बताता है कि मुझे ये उत्पाद चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, और किसान उसको बताता है कि मैं इस रेट पे अपने उत्पाद को बेचूंगा। तो इसका मतलब ये है कि बुआई से पहले ही आपको पता है कि आपकी जो फसल है वो इस रेट पे बिकेगी। आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य से कितना ज्यादा भाव लेना है व्यापारी से, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। जी, जी, उसमें आप अपनी जो कंडीशंस हैं वो भी उसके साथ रख सकते हैं अनुबंध में, कि वो आपको कौन कौन सी सुविधाएं दे। वो इनपुट्स है, बीज की बात करे या खाद की बात करे या जो दवाइयां हैं उनकी बात करे, वो उनको सप्लाई करेगा, किस रेट पे सप्लाई करेगा, वो सारी की सारी बातें आप अनुबंध में खोल के रखते हैं। तो इसका मतलब आपको पता है कि क्या आपकी लागत आएगी और किस रेट पे आप बेचेंगे। तो इसके जरिए आप अपनी जो भविष्य की भी इवन जो योजनाएं हैं उनको भी तय कर सकते हैं कि कहाँ आप अपने पैसे को लगा सकते हैं, ताकि आपको और ज्यादा फायदा मिले। बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर खेमचंद को भी मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। डॉक्टर खेमचंद, जब हम संविदा पर खेती की बात करते हैं तो ऐसे में किसानों के मन में संशय ये भी आ जाती है कि जब हम बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ेंगे तो फिर उनकी बात चलेगी, हमारी बात नहीं चल पाएगी, और ये भी बताया जा रहा है कि जो किसान है उसका शोषण हो जाएगा, और इस तरह की भ्रम की स्थिति जब बनाई जा रही है। मैं जानना चाहूंगी कि आप बताएं हमें कि कैसे जो ये अधिनियम है वो किसानों के हित को सुरक्षित करता है, उसमें शोषण की कोई गुंजाइश जो है वो नहीं रह जाती है। जहां तक संविदा खेती की बात है, अगर हम हमारे कृषि उत्पादों की बात करें जिसमें फल, विशेष रूप से फल और सब्जियों की खेती है, ये काफी समय से चला आ रहा है। अभी एक्ट तो अभी पास हुआ है, लेकिन बहुत पहले से किसानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट व्यापारियों के होते हैं और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के होते आ रहे हैं। हमने खुद जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने काफी जो रिसर्च की है उसमें हमने पाया कि फलों की खेती में ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही सेल होता है। अब सरकार ने एक नया नियम बना के 2003 में भी मॉडल मार्केट एक्ट बनाया गया था, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई थी और काफी राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दिया गया कि वो इसको लागू करें, और काफी राज्य सरकारों ने इसको लागू भी किया। और इसके बाद में जिन जिन कंपनियों के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट हुए उसमें किसी भी तरह से किसी ने धोखा नहीं दिया। कई बार ऐसा जरूर होता था कि मार्केट में जो रेट थे वो कॉन्ट्रैक्ट रेट से ज्यादा हो जाते थे, तो किसान अपना उत्पाद कंपनियों को नहीं देते थे। तो इसमें अब ये छूट, इसमें पूरा छूट दी गई है किसानों की। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मान लो उसका 10 रुपए किलो रेट है और मार्केट में करंट रेट मान लो 15 रुपए चला जाता है, किसान उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। नए मार्केट रेट में ये प्रावधान किया गया है, लेकिन कंपनी कभी पीछे नहीं हट सकती है। जो उसने एक रेट डिसाइड किया है किसान को देने के लिए, उसको वो रेट देना ही पड़ेगा। इस तरह का प्रावधान है और किसी भी तरह से किसान से वो धोखा नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर धोखा करेगी तो फिर उसको किसान अगली बार अपना माल देगा ही नहीं, और आपस में कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। अभी नए मार्केट एक्ट में काफी कंपटीशन होगा, तो वो उस कंपटीशन की वजह से भी वो बैकआउट नहीं करेगी। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे शोषण की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि जो किसान है उनके हाथ ही मजबूत रहेंगे, क्योंकि उन्हें अगर लगेगा कि उन्हें इससे नुकसान हो रहा है तो वो जब चाहे तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट से अलग हो सकता है। उसके लिए अतिरिक्त कोई उनको राशि भी नहीं देनी है, कोई जुर्माना भी नहीं भरना है, वो सीधे सीधे उस कॉन्ट्रैक्ट से अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से जी डॉक्टर रणधीर, यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि बताएं कि किस तरह से अगर तब भी किसी तरह की समस्या आ जाती है किसानों के बीच और उन कंपनियों के बीच में, तो इस समस्या का निवारण कैसे होगा, कहाँ होगा? देखिए, एक चीज यहाँ बिल्कुल क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि पहले जो अनुबंध करते थे, जैसे डॉक्टर खेमचंद ने कहा, वो लिखित नहीं होता था। अब जो एग्रीमेंट होगा किसान के बीच में और व्यापारी के बीच में, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस खोल के डिस्कस की जाएंगी। जो दोनों को एग्री करेंगे उन पे दोनों साइन करेंगे, और एक कॉपी किसान के पास होगी, एक कॉपी व्यापारी के पास होगी। और स्टेट डिपार्टमेंट भी एक प्रोविजन कर रहा है कि डिजिटली उस कॉपी को सेव किया जाए, ताकि किसी भी अगर कोई समस्या होती है तो उसको डील किया जाए और उसी के बेस पे डिसीजन लिया जाए। अगर किसान के बीच में या व्यापारी के बीच में कोई मतभेद होता है तो उनको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पहले तो वो खुद व्यापारी के साथ डिस्कशन कर सकता है, अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश
कर सकते हैं। अगर वहां भी नहीं होता है तो एसडीएम के पास उस समस्या को लेके जाया जा सकता है और विद इन 30 डेज उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो उनको कोर्ट के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने इसको सरल किया है और उनकी जो समस्याएं हैं जितना शीघ्र हो सके उनका समाधान किया जाए, ऐसा प्रावधान है। बिल्कुल। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं। देवनागर जी इस वक्त हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। दिलीप नागर जी हमारे साथ है। दिलीप जी, गुजारिश रहेगी आपसे टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आती है इससे। हेलो जी दिलीप जी, पूछिए सवाल। दिलीप जी दिलीप जी कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आती है, देरी होती है। जी अपना सवाल पूछिए। मैं यूँ पूछ रहा था, मन का जो ये कंपनी माल लेगी। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये जो क्या नाम है, गांव में आएगी या फिर सीधा मंडी में लेगी माल? अच्छा, डॉक्टर रणधीर। देखिए, ये दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एक किसान के और व्यापारी के। तो अगर व्यापारी को लगता है कि गांव में जाके मुझे परचेज करनी है तो गांव में परचेज करेगा आपकी प्रोड्यूस को। यदि वो आपसे कहता है कि नहीं मेरा यहाँ पे गोडाउन है, आप वहाँ पे सप्लाई कर दीजिए, तो आप वहाँ सप्लाई कर देंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो आपको पे करेंगे। ये आपके एग्रीमेंट की कंडीशंस में रहेंगे कि यदि आप मुझसे कहते हैं कि आप गोडाउन में लेके आइए, आप सप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी कॉस्ट फिर व्यापारी को वहन करनी पड़ेगी। तो ये चीज क्लियर है उसमें। तो व्यापारी ऐसा कुछ तो नहीं कर सकता कि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज चूंकि वो ले रहा है तो जो फसल की रेट है उसको तोड़ दे, फसल का जो रेट है वो बिल्कुल उसी तरह से रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन का अलग रहेगा। जो रेट वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके, उससे कम रेट पे वो ले नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में रेट ज्यादा हो जाता है, लेकिन आपने जो अनुबंध किया है वो कम रेट पे किया है, तो आप उसमें ये प्रोविजन कर सकते हैं पार्टी के साथ में, व्यापारी के साथ में, कि यदि मार्केट रेट ज्यादा हुआ तो आप जो मार्केट रेट प्रिवेल करता है उस टाइम वो रेट आप मुझे देंगे, ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य या जिसका अनुबंध हमने किया है। तो अगर ये क्लॉज में आप खोल देंगे तो उसको वही रेट देना पड़ेगा जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है उस टाइम, या मिनिमम तो उसको देना ही पड़ेगा जो आपके साथ कॉन्टेक्ट में किया है। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा।
और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भी इस अधिनियम के बारे में और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं और कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर रणधीर कि ये जो अधिनियम है वो खासतौर पर जो छोटे मझोले किसान हैं उनके हाथ को भी काफी मजबूत करता है। कृषि के दौरान उनके सामने कई तरह की चुनौतियां होती है। ऐसे में जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या संविदा पर खेती करते हैं तो किस तरह से उनकी ये जो चुनौतियां हैं वो कम हो जाती है और ये साझा हो जाती है। अगर उनके पास मौजूद खाद बीज वगैरह की उपलब्धता की बात करें, मशीनरी की जरूरत पड़ती है, मशीनों की जरूरत पड़ती है, तकनीक जो नई वैज्ञानिक विधियां हैं उनकी आवश्यकता होती है, तभी वो अच्छा उपज हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे में किस तरह से जो खेती है उसमें बदलाव आएगा, उनको भी मदद होगी? देखिए, जब अनुबंध खेती की बात हम करते हैं तो व्यापारी को एक अच्छी क्वालिटी की उत्पाद चाहिए जी। और यदि उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो स्वाभाविक है कि वो तकनीक भी लेके आएंगे जी, अच्छे बीज लेके आएंगे और जो खाद है, जो दवाइयां हैं उच्च क्वालिटी की, किस टाइम उनको अप्लाई करना है और अच्छी क्वालिटी की प्रोड्यूस पैदा करने के लिए आपको क्या क्या जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करना है। तो जो भी अनुबंध खेती करेगा, किसान उसके साथ जुड़ेगा, तो उनको ये भी एक एडवांटेज है कि जो उच्च क्वालिटी का शोध है, रिसर्च है, वो भी उनके द्वार पर आएगी। जो कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी है वो जो क्वालिटी रिसर्च को किसानों तक पहुंचाएगी। कई बार हम कहते हैं कि हमारा किसान जो उच्च तकनीक है उन तक पहुंचती नहीं है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो ये उनके डोर स्टेप पे जाएगी, उनके दरवाजे तक जाएगी और वो अडॉप्ट करेंगे, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और क्योंकि क्वालिटी अच्छी होगी तो स्वाभाविक है उनको दाम भी अच्छे मिलेंगे और जब दाम अच्छे मिलेंगे तो स्वाभाविक है उनकी आमदनी में वृद्धि। जी डॉक्टर रणधीर, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश कुमार जी इस वक्त रोहतक हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। राजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी। जी राजेश जी, टीवी की आवाज बंद रखिएगा, बातचीत में देरी होती है, इससे आप फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। हाँ, बंद कर दी सर मैडम जी, और थोड़ा तेज बोलिएगा, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है मैडम, जैसे हमने आप गेहूं बोया है तो मैं पता करना चाहता हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो कब तक आएगी यहाँ मार्केट में? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कब तक आएगी? जी हाँ जी डॉक्टर खेमचंद, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लोग कर रहे हैं? वैसे तो आपने बताया कि कई जगहों पर ये सफल है, हरियाणा में किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, क्या शुरू कर सकते हैं? नहीं, इनका जो वर्षन है वो गेहूं के बारे में था। अच्छा। गेहूं का सीजन अभी आ गया है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन आएगा, कैसे परचेज करेगा? जी, तो इसमें मेरा ये कहना है कि जैसे गेहूं से काफी उत्पाद बनते हैं, मार्केट में बहुत सारे गेहूं के बने हुए उत्पाद आते हैं गेहूं से, और उसमें जो अभी हमारी जो इंडस्ट्री है गेहूं से उत्पाद बनाने वाली जो भी इंडस्ट्री है, या डिफरेंट तरह के आटा भी बाजार के अंदर आ रहा है, या बिस्कुट इंडस्ट्री है, अब वो कहाँ से अभी उनका कंटेक्ट हो रहा है, किस तरह की क्वालिटी का जो है वो परचेज कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री को जब लगेगा कि हमें इस पार्टिकुलर क्वालिटी का जो माल है वो हरियाणा से ज्यादा सस्ता मिल सकता है, ज्यादा मात्रा में मिल सकता है, तो निश्चित रूप से वो कंपनियां इस तौर पे, अब जब सरकार ने अभी खोला है इसको, अभी कानून सभी सरकारों ने अपने राज्य में लागू भी नहीं किया, हरियाणा सरकार ने इसको लागू कर दिया है, तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा समय लगेगा इसमें इन चीजों को समझने में, और निश्चित रूप से कंपनियां किसानों के संपर्क में आएंगी। और हरियाणा क्योंकि एक निश्चित रूप से वहाँ उत्पाद होता है, एक इरिगेटेड एरिया, सिंचित एरिया बहुत ज्यादा है वहां पर, और अच्छा उत्पाद, किसान बहुत मेहनती है,
तो निश्चित रूप से कंपनी हरियाणा में आएंगी और इनका उत्पाद खरीदेंगी, और ये ऐसी मेरी उम्मीद है। थोड़ा समय इसमें लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो कृषि है राज्य का विषय है और बहुत सारे जो राज्य है वहां पर अभी तक ये जो कानून है वो लागू नहीं किया गया है, तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन डॉक्टर खेमचंद, हम देख रहे हैं जैसे किसानों के सवाल भी आ रहे हैं, यानी कि एक रुझान उनमें दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो बड़े पैमाने पर होगी। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने से पहले जो किसान है उनको किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना चाहिए, किन बातों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में किसी तरह की जटिलता ना आए? देखिए, इसमें अभी जो हमारा देश के किसानों की बात करें, 80% किसान जो है वो सीमांत या छोटे किसान हैं। जी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जमीनें आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो हमारे छोटे किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। जी। तो इसमें बहुत सारे हमारे सरकारी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, और एफपीओ की जो बात करते हैं वो बड़ा ही एक रोल प्ले करेंगी, क्योंकि एक साधारण किसान से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सारे नियम कानून पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा, और कंपनियों को भी क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पाद चाहिए, तो वो एक किसान से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। एक किसानों का समूह बनेगा, छोटे किसानों की जैसे बात करते हैं हम, और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उसमें नाबार्ड भी अपना एक रोल प्ले कर रहा है। जब एक समूह बनेगा तो उसमें एक उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको एक अच्छी सुविधा के लिए कोई एक मैनेजर टाइप में आदमी भी रखा जाएगा जिसमें प्रावधान किया गया है, तो वो किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अच्छा कंटेंट तैयार करेंगे। और मॉडल कंटेंट बनाने की बात भी कही गई है इस प्रावधान में कि राज्य सरकारें इसमें फैसिलिटेट करेंगी। एक मॉडल कंटेंट का प्रारूप बना के किसानों को और कंपनियों के रूप में दिया जाएगा, जिससे कि किसानों के हित का उसमें कोई भी नुकसान नहीं हो। जी जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फतेहाबाद हरियाणा से तिलक राज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी तिलक राज जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैडम, ऐसा है हमारे यहाँ बासमती होती है इस एरिया में, लेकिन बासमती में ऐसा है कुछ जो हमारे सैलरी यहाँ की है वो उसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कब तक हमारे कंपनी वाले को दूसरे कॉन्ट्रैक्टर आए और वो हमसे लें, खरीदें, करें, वो जिससे मिक्स ना हो और अच्छी चीज मिले और हमें भी कुछ पैसे मिले। तो ये कब तक आ जाएगी कंपनी? जी बताएं डॉक्टर खेमचंद। जब जैसे ट्रेड को खोला गया है, तो बासमती चावल का काफी बड़ा ट्रेड हमारा विदेशों में भी होता है। तो वहाँ एक निश्चित क्वालिटी का आपको एक जो है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप क्वालिटी चेंज कर देंगे तो बाहर से आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो रिजेक्ट भी हो जाते हैं उसके अंदर। तो जब एक कंपनी आएगी तो वो अपना एक ध्यान रखेगी शुरू से ही कि हमें इस क्वालिटी का बासमती चावल चाहिए। उसके लिए हो सकता है अच्छा बीज भी वो सप्लाई करे, और उस समूह में जो भी किसान 100, 200, 500 जो भी किसान होंगे, निश्चित तौर से वो एक क्वालिटी एश्योर उनको मिलेगी, तो पूरा जो कृषि उत्पाद है उसको खरीदेंगे और सही दाम उनको मिलेगा। और आगे भी जिसको सप्लाई करना है तो एक निश्चित क्वालिटी का जो कृषि उत्पाद है वो आगे सप्लाई भी कर सकता है। ये इसमें एक फायदा होगा। जी डॉक्टर रंधीर, जैसे कि आप बता भी रहे थे कि जब कंपनी आएगी तो जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार आएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में यहाँ पर? मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जैसे हम गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, जो अच्छी हमारी प्रैक्टिसेस हैं, उनको निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे अभी किसान भाई ने बात की थी बासमती की, और इसमें जो आमतौर पे जो कई बार रिजेक्शन हो जाता है क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या रेजिड्यू जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू है उसकी अधिकता रहती है। अलग अलग कंट्री के अलग अलग मापदंड हैं, सबके जो रेजिड्यू लिमिट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी होगी जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, स्वाभाविक है वो आपको बताएंगे कि कौन सा पेस्टिसाइड आपने यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है। तो जब इस टाइप की गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के थ्रू आप प्रोड्यूस करेंगे, धान पैदा करेंगे, तो एक्सपोर्टर्स है वो भी परचेज करेगा उसको, क्योंकि वो पहले क्वालिटी चेक करेगा, क्योंकि उसको आगे कंसाइनमेंट लेके जाना है। और रिजेक्ट ना हो तो उसको वो सारे क्वालिटी पैरामीटर्स जो उस कंट्री के उन्होंने तय किए हैं मानक, उनको फुलफिल करना है। तो जब आप ये अच्छी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे तो स्वाभाविक है आपकी प्रोड्यूस भी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, एक्सपोर्टर भी उसके अच्छे दाम आपको देगा, और जब रेगुलर डिमांड रहेगी बाहर से तो आपको भी उसका एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल।
चलिए इसके साथ यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने 3 नए कानून बनाए हैं और इसके बारे में विस्तार से हमारी चर्चा यहाँ पर जारी है। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं पंजाब से, आइए उनसे बात करते हैं। राजेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जी राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ, जो सरकार ने मैडम 2020 का कानून है, किसानों की मांग पे लेके आई है, किसान अपनी मर्जी, सरकार अपनी मर्जी से लेके आई? जी ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो हमें ये बताएं डॉक्टर रणधीर कि ये नए कानून जो बनाए गए हैं और इस कानून को बनाने के दौरान जो किसान है, क्या उनसे भी चर्चाएं होती रही है, उनकी भी राय ली गई है इसमें? अभी आपने देखा होगा जो माननीय कृषि मंत्री है श्री तोमर जी, उन्होंने किसानों को आमंत्रित किया। उनके जो नेता हैं उनसे बातचीत की और उन्होंने हमेशा कहा है कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। कमेटियां गठित की गई हैं ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उन पर डिस्कशन हो और कोई भी ऐसा फैसला जो किसानों के विपरीत जाए, ऐसा कोई फैसला सरकार लेना नहीं चाहेगी। जी बिल्कुल। और लगातार ही हम देख रहे हैं कि जब से ये सरकार केंद्र में आई है, किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए कई तरह की योजनाएं लगातार सरकार लेकर आ रही है और बहुत ही समग्र रूप से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो किसान है उसकी आमदनी बढ़े और उसके लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। और इसी की एक कड़ी है ये 3 नए कानून। और इसके साथ ही कोविड के समय में जब बहुत ज्यादा समस्याएं सामने आ गई और अर्थव्यवस्था को भी संभालने की बात आ गई, तो वहां पर आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें खास तौर पर जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें काफी ज्यादा एक आर्थिक पैकेज जो है वो रखा गया है। तो डॉक्टर खेमचंद, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो ये
नए कानून आए हैं जिसमें जो किसान है अब वो किसी को भी अपनी जो फसल है वो बेच पाएंगे, चाहे वो प्रोसेसर हो, निर्यातक हो, किसी को भी। साथ ही एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके तहत जो किसान है वो खुद एफपीओ के जरिए ऋण लेकर अपने ही फार्म गेट पर चाहे तो वो गोदाम बना ले, कोल्ड चेन बना ले या प्रोसेसिंग यूनिट बैठा ले। तो आप क्या हम कह सकते हैं कि एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तैयार करने के लिए कई तरह से व्यापक रूप से एक प्रयास किया जा रहा है? सरकार ने जो ये कदम उठाया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का, काफी अच्छा कदम उठाया जी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो भी अनाज पैदा हो रहा है, जो भी फल और सब्जियां पैदा हो रही हैं, फार्म गेट से लेके और जो उपभोक्ता तक जाती है, उसके बीच में काफी नुकसान होता है। एक विकासशील देश होने के नाते और इतनी जनसंख्या हम लेके चल रहे हैं तो 20 से 25% नुकसान, कई बार 30% नुकसान हमारा होता है, तो वो काफी दुखदाई होता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि गरीब आदमी को सही दाम पर चीजें नहीं मिल रही हैं, उधर हम इतना नुकसान भी कर रहे हैं। जी। किसान उत्पाद पैदा कर, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एफपीओ के माध्यम से पैसा लगेगा, एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खड़ी होगी या डिफरेंट वैल्यू चेन में लोग उसमें आएंगे, तो निश्चित रूप से उत्पाद का नुकसान हमारा कम से कम होगा और उसका एक किसान का उत्पाद बिकेगा और वो उपभोक्ता तक जाएगा। रोजगार के सृजन भी होंगे गांव में ही और गांव खुद आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। जी डॉक्टर खेमचंद, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर हम ले लेते हैं। इंद्रजीत सिंह जी इस वक्त जौनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी इंद्रजीत सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। इंद्रजीत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैम। जी पूछिए सवाल। हेलो जी इंद्रजीत जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। मैम ये कह रहे हैं अभी हमारे यहाँ जो धान का रेट चल रहा है 10 रुपए किलो ले रहे हैं मार्केट में, तो हम धान कहाँ पर बेचे को ज्यादा रेट मिले? जी, धान कहाँ पर बेचे? बिल्कुल डॉक्टर रणधीर यहाँ पे कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप इन्हें कि बेहतर भाव उनको कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए वो कहाँ ढूंढे, किस तरह से वो ढूंढे कि बेहतर खरीदार उनको कहाँ से मिलेगा? देखिए आजकल इनाम मार्केट भी है जिसमें प्राइसेस डिफरेंट मंडीज के एग्जिबिट होते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि इस मंडी में ये भाव है, तो उसके थ्रू भी आप चाहें तो अपनी जो प्रोड्यूस है, अपनी जो उपज है धान की, उसको बेच सकते हैं और जहां आपको उचित दाम मिले आप उस मंडी में उसको बेच सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर खेमचंद को सुझाव आप भी देना चाहेंगे कि विकल्प तो खोल दिए गए हैं किसानों के लिए, अब किसानों को आप ये उपाय बताइए कि वो कहाँ से ढूंढे, कहाँ से तय करे कि उनको अच्छे भाव कहाँ मिलेंगे? जैसे डॉक्टर रणधीर सिंह जी ने काफी अच्छा जवाब दिया जी। जब पूरा जो हमारा मार्केट है, पूरे कंट्री का मार्केट के जो डिफरेंट मार्केट्स में जो प्राइसेस हैं, जो कृषि मूल्य है, वो बिल्कुल आपको नेट पर अभी उपलब्ध है। किसान को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है कि अपना मोबाइल में वो काफी चीजें देखता है आजकल, यूट्यूब पर गाने सुनता है, सब कुछ करता है, तो वो जो कृषि विज्ञान केंद्र नजदीक में जो है, अगर उनको जानकारी नहीं है तो उनके संपर्क में आए। जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जो कृषि उत्पाद के मूल्य है, उनको जो रोज की जानकारी को वो हासिल करे और जैसे जहां पर उसको सही मूल्य मिले वहां से जाके उसको उत्पाद को बेच सकता है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रणधीर, चलते चलते आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि बताएं आपको क्या लगता है कि इन जो तरीके, उपाय अपनाए जा रहे, कदम उठाए जा रहे, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस तरह से मजबूत होगी? महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है कृषि में, लेकिन जो पैसे हैं वो उनके हाथ में नहीं होता था, लेकिन अगर स्वयं सहायता समूह वो बना रहे हैं और वो भी एक तरह से इस कानून का लाभ उठाते हुए प्रसंस्करण में भी काफी रहती हैं, जुड़ी रहती है, तो किस तरह से उनके भी हाथ मजबूत होंगे और इससे जो अर्थव्यवस्था है उसको एक मजबूती मिलेगी? देखिए, महिलाओं का कृषि में बहुत बड़ा योगदान है जी। और जो आपने कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात की आपने, तो आज शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी आगे आ गई हैं। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो भी इस तरफ काफी प्रयास कर रहे हैं। उनकी जो कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात है वो करते हैं, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। हाँ। उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं और बहुत से महिलाओं के समूह बन रहे हैं आजकल। आपने देखा होगा आजकल महिलाएं काफी प्रखर हैं और आगे आ रही हैं। पहले जो फसल बिकती थी आमतौर पे पुरुष वर्ग रखते थे जो बिकती थी, लेकिन क्योंकि महिलाएं भी अब शिक्षित हो गई हैं, अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हैं
और कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा सकती है। बहुत ही संक्षेप में मैं डॉक्टर खेमचंद आपसे भी जानना चाहूंगी कि चलते चलते क्या सुझाव आप देना चाहेंगे हमारे खास तौर पर महिला और युवा किसानों को? महिला और युवा किसानों को मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो ग्रेडिंग होता है, प्राइमरी ग्रेडिंग या हम जो उत्पाद की करते हैं, कई बार क्या होता है कृषि उत्पाद को हम ऐसे उठा के एक मंडी में ले जाते हैं, उसका अच्छा दाम नहीं मिलता है। शुरू में जैसे फल है, सब्जियां, अनाज, जो भी चीजें हैं, समय भी होता है गाँव में, हमारे युवा वर्ग भी है, अगर उसका एक प्राइमरी ग्रेडिंग कर दें, उसका अलग अलग उत्पाद को, अच्छी क्वालिटी का उत्पाद करते हैं, उसका अच्छा दाम उसको मंडी में मिल सकता है। और जो हम ये मार्केट खोलने की बात भी कर रहे हैं, इसमें भी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएगी वो अच्छी क्वालिटी का माल ही चाहेगी। तो ये चीजें सब किसानों को सीखनी पड़ेगी। इसमें हमारे जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह है, उनसे ये ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, कैसे मार्केट में अच्छे ग्रेडिंग करने के बाद में आप पास सेल कर सकते हैं। निश्चित रूप से छोटे छोटे कदम है, अगर इनके लिए आप बिल्कुल अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर प्रशिक्षण ले ले तो आप अपनी आमदनी में काफी इजाफा कर पाएंगे। डॉक्टर खेमचंद, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इसके साथ ही डॉक्टर रणधीर सिंह, आपने भी बहुत ही अहम जानकारियां हमें दी है इस अधिनियम के बारे में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विस्तार से जाना आपने ये जो नए कानून बनाए गए हैं वो किस तरह से किसानों के हाथ मजबूत करेंगे और जो देश है वो एक राष्ट्र एक बाजार की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा, और जो किसान हैं वो जो है उनके हाथ मजबूत होंगे क्योंकि उनके पास अधिकार होगा निर्णय लेने का। बहरहाल इसी के साथ अब बढ़ते हैं हेलो किसान कार्यक्रम में आगे, और अब आपको हेलो किसान का कल का विषय हम बता दें। तो कल जिन विषय पर चर्चा होगी वो है पशुओं की बीमारी एवं रोकथाम, और इसके साथ ही दुधारू पशुओं की देखरेख। अगर आप अपने जो सवाल है वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, इसके साथ ही हेलो किसान का फेसबुक पेज खुल जाएगा। इसके अलावा आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। और हमारी लगातार कोशिश रहती है कि हेलो किसान कार्यक्रम के जरिए जो कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण सवाल है, उसके जवाब हम समय से आपके पास पहुंचाते रहें अपने विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।